हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए यूपीपीएससी आरओ एआरओ जनरल स्टडी का जो प्रीलिम्स है उसका 5 दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल पर करवाया जा रहा है। और इस वीडियो में ऑलरेडी 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया गया है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन भी लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वैल्यू आपको पता ही होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आखिर पूछता है और इसका पैटर्न क्या है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके पिछले का क्वेश्चन मैंने दूसरे वीडियो में ऑलरेडी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी होती थी? यहाँ पे पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह। ठीक है, इसका आंसर राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, नसरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, खुसरो शाह। आइए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला है, उसने मुबारक शाह को मार डाला था। 1320 ईस्वी में ये राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, इनका शासनकाल अधिक समय तक नहीं चल पाया था। ठीक है, दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक खे ने खुसरो शाह को मार डाला और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि के तहत दिल्ली के सिंहासन पर 1320 ईस्वी में बैठ गए थे। ठीक है। यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए एकमात्र हिंदू धर्मांतरित थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उनका दावा था कि खुसरो खान के सिंहासन पर बैठने के 5 से 6 दिन बाद बारदास और अन्य हिंदू देवताओं के महल की में मूर्ति पूजा शुरू की गई थी। अतः ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। मैं पहले देख लेता हूँ कि क्या ये लाइव है या नहीं, कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। बिकॉज उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ा ऑडियो का रिपीटिशन हो गया था, आई मीन थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो क्या लाइव है या नहीं। चलिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, चलिए मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ पहले। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, आवाज़ आ रही है। क्वेश्चन 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ बोला गया, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? ठीक है, एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी। ऑप्शन है इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन कि अलाउद्दीन खिलजी? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और कुशल शासक था। ठीक है, उसने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, वह राज्य के सर्वोच्च अधिकारी था और वह दैवी अधिकार के इतिहास में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नीति एक बड़ी सफलता थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाजार नीति ये वाला। फिर है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली और विशाल सेना रखी। ठीक है,
अब देखते हैं सैन्य सुधार। इन्होंने सैन्य सुधार में भी थोड़ा सा काम किया था, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस बार इनसे रिलेटेड पूछा है तो शायद हो सकता है इस बार इनके सैन्य सुधार में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल अस्थायी सेना बनाई थी। इन और उनमें घोड़ों की ब्रीडिंग यानी दांत जो है की व्यवस्था और सैनिक के वर्णात्मक रजिस्टर के रख रखाव की शुरुआत की। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है आपको। इसके बारे में क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको किस तरीके से इसका जो जो लोगों ने अप्लाई किया था तो आपको इस तरीके से पढ़ना है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आता है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम सूबेदार कौन था। ठीक है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। यहाँ पे है मुर्शिद कुली खान, सरफराज खान, शियाउद्दीन खान, अलीवर्दी खान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा दिस वन, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान बंगाल का अंतिम सूबेदार था। आइए देखते हैं मुर्शिद कुली खान जो कि बंगाल के अंतिम सूबेदार थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम सूबेदार थे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। फिर देखते हैं मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के प्रांतीय दीवान के रूप में अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, फिर देखिए मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 बंगाल के पहले नवाब थे। ठीक है, और अंतिम सूबेदार थे। 1717 में उन्होंने मुगल साम्राज्य फारूक शियार द्वारा बंगाल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1719 में उड़ीसा के गवर्नर का पद उन्हें मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताया रहा है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला नौचंडी मेला। ठीक है, बावरे बाबा मेला, फूट डोल मेला, बडेश्वर मेला। ठीक है, इसका ऑप्शन पहला वाला होगा। आइए हम कुछ एडिशनल देख लेते हैं कौन सा मेला है। हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्या है, नौचंडी मेला है ना। नौचंडी मेला के बारे में हम लोग कुछ यहाँ पे एडिशनल देख लेते हैं। नौचंडी, नौ CHANDI, नौचंडी मेला। ये नौचंडी मेला मेरठ वाला है। ये देखिए नौचंडी मेला। ठीक है, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नौचंडी मेला जो कि नौचंडी मेला उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मेलों में से एक है। नौचंडी मेला मेरठ में प्रतिवर्ष लगता है। इस मेला मेरठ की शान है। यहाँ ऐतिहासिक नौचंडी मेला हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। हजरत बाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंडी देवी का एक मंदिर एक दूसरे के निकट ही है। जहाँ मंदिर के भजन कीर्तन होते रहते हैं वहीं दरगाह के कव्वाली आदि होती रहती हैं। ठीक है, इस मेले के दौरान मंदिर की घंटों के साथ अनाज की आवाज़ एक सांप्रदायिक अध्यात्म की प्रतिध्वनि होती है। ठीक है, नौचंडी मेला एक प्रत्येक वर्ष नौचंडी यानी मेरठ में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा फ़ोटो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फ़ोटो में सोचता है, इमेजेस में सोचता है, तो आपको इसमें ज़्यादा बहुत बेनिफिट होगा। ये देखिए नौचंडी मेला ये है। इस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं लोग, आके घूमते हैं, एंजॉय करते हैं एवरीथिंग, जैसे कुंभ मेला की तरह होता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ है सुजाउद्दौला, आसफ उद्दौला, राजा चैत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। ठीक है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध इसने किया था उनका नाम था राजा चैत सिंह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे है बनारस, ठीक है, बनारस की सिंधिया, बनारस की सिंधिया 1773 और 1775 में बंगाल की ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम राज्य अवध यानी अयोध्या के शासन के बीच संबंधों का विनिमय करने वाले दो समझौते थे। ठीक है, बनारस की पहली संधि और बनारस की दूसरी संधि। ठीक है, बनारस की पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम के इलाहाबाद और कोरा की युद्ध प्रिय मराठों को उनके समर्थक की कीमत के रूप में सौंपे जाने का परिणाम था। और दूसरा समझौता जो था वो फैजाबाद की संधि के रूप में माना जाता है। ये 75 है, ये 73 है। इस बार इसमें से पहले वाली संधि से पूछा है तो इस पर दूसरे वाले से पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को एग्जैक्ट कॉपीराइट नहीं करता, कॉपी पेस्ट नहीं करता, क्या करता है क्वेश्चन को घुमा फिरा के इस तरह पूछेगा, यानी आपको बस घुमा फिरा के फंसाने की कोशिश होगी। बट आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ध्यान से लगाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को पर देख सकते हैं कहाँ से पूछा गया, और साथ ही साथ आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा किसी भी टॉपिक को किस तरह पढ़ना है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक मध्यकालीन शहर और वर्तमान अवस्थित। ठीक है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देखिए पहला है कोल कोइल, ये जो अलीगढ़ है, वर्तमान में अलीगढ़ है, अभी मैं आपको इसको मैप में दिखाऊंगा। फिर है महोत्सव नगर महोबा, फिर है महादेवी श्री कन्नौज, फिर है कौसाम्बी। ठीक है, ये सभी सही है पर ये कौसाम्बी वाला गलत है। ठीक है, इसलिए दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अलीगढ़, ये देखिए उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के थोड़ा सा नीचे अलीगढ़ है, और जो महोबा है उत्तर प्रदेश के एकदम नीचे साइड में, यानी उत्तर प्रदेश के साउथ में है। ठीक है, ये देखिए अलीगढ़। इसमें कुछ हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे है अलीगढ़ को 18वीं सदी के पहले कोल या कोइल के पुराने नाम से जाना जाता था। ठीक है, जितने भी लोग अलीगढ़ से हैं आप लोग जान लीजिए कोल या कोइल के पुराने नाम से जाना जाता था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, सही मैचिंग था। ठीक है, कोल नाम ने न केवल शहर बल्कि पूरे जिले को आच्छादित किया, हालांकि इसकी भौगोलिक सीमाएं समय समय पर बदलती रही। इस नाम की उत्पत्ति अस्पष्ट है। ठीक है, इस नाम की उत्पत्ति अस्पष्ट है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में कोल का उल्लेख किसी जनजाति या जाति के अर्थ में किसी स्थान पर पर्वत के नाम और किसी ऋषि या दानों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब आता है महोत्सव नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला महोबा अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। वीर आल्हा और उदल की कहानियां भारतीय इतिहास में उनके महत्व की परिभाषा करता है। आल्हा और उदल। महोबा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र की शहर है। ठीक है, जो महोबा है बुंदेलखंड के एक शहर जहाँ पे आल्हा और उदल, अभी ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस है, इस वजह से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन वो भी गहराई से पूछ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से थोड़ा सा और थोड़ा एडिशनल देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। फिर आता है महोदय श्री। ठीक है, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में शासनकाल के दौरान महोदय कन्नौज के नाम से जानता। ठीक है, कन्नौज का नाम था। फिर आता है महोदय रामायण के वर्णित एक पर्वत का नाम भी है। ठीक है, जेजाक भुक्ति। ठीक है, जयशक्ति मध्य भारत के चंदेल वंश के 19वीं शताब्दी के शासक थे। ठीक है,
आपको ये सभी बातों को ध्यान में रखना है और अंदाज़ा लगाना है कि जो किसी भी टॉपिक को आप लोग अगर पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए किस तरह के घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, कौन सा शहर वर्तमान स्थित और मध्यकालीन भारत में कहाँ पे था और अब कहाँ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद स्थित हैं। आइए पहले हम लोग 16 महाजनपद के बारे में देखते हैं। ठीक है, 16 महाजनपद जो है ये आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, 16 महाजनपद ये है काशी, कौशल, ठीक है, अंग, मगध, वज्जिमल, चेदी वच्छ, गुरु पांचाल, ठीक है, सूरसेन है, मत्स्य अवंती, गांधार, कंबोज, अस्मक। ठीक है, यहाँ पे देखिए काशी वाराणसी दिखा रहा है, कौशल की श्रावस्ती है, मगध का गिरिब्रिज है, ठीक है, गिरिब्रज राजगृह है, वज्र है वैशाली, मल्ल कुशीनगर एवं इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए चंपानगरी, चेदी शक्तिमती, कौशाम्बी है। ठीक है, आपको 16 महाजनपद के बारे में आप लोगों को एकदम इजीली पढ़ना है, ये में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 महाजनपद का नाम देख लीजिए और ऑप्शन दे देगा कितने महाजनपद हैं, तो मैंने हम लोगों ने अभी देखा 8 है, उसमें से दे देगा कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा दे देगा, जैसे गांधार दे देगा, फिर आपको पहचानना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, 8 होगा। ये देखिए वही जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ इसमें दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, जा दिन जन्म भयो, वाह वाह क्या लाइन है भाई, जा दिन भयो, जा दिन जन्म भयो, जिस दिन जन्म हुआ, इस लाइन का मतलब है का मतलब किनका जन्म हुआ, धरती धसी 2.5 हाथ, 2.5 हाथ, जैसे एक होता है ना 1.5, एक होता है 2.5, मतलब 2 और आधा, जिस दिन उनका जन्म हुआ धरती 2.5 हाथ धस गई थी, कहा जाता है। ये लोकगीत है आल्हा और उदल की। ठीक है, ये आल्हा होगा, आप लोग इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, आल्हा और उदल, जो कि बुंदेलखंड का एक लोकगीत है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में एक बुंदेलखंड जिला है जहाँ की आल्हा और उदल की गाथा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब आल्हा का जन्म हुआ तो धरती बुंदेलखंड, यानी जो धरती है बुंदेलखंड की, कहा जाता है कि 2.5 हाथ धस गई। ठीक है, लोकप्रिय लोक गायक शैली है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उत्तर भारत के प्राचीनतम लोकगीत और संगीत के रूप में जो श्रोताओं को वीर रस का संचार करता है, यानी इसमें हमें वीर रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब है लोक संगीत की एक शैली को आल्हा नाम जाना जाता है, दैट्स वे आल्हा कहा जाता है ना। आल्हा बुंदेली और अवधि की एक महत्वपूर्ण कविता है जो वीर गाथा काल के महान कवि जगन्नाथ द्वारा रचित एक परम रासों पर आधारित है। माना जाता है कि यह कवि की रचना लगभग 1250 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसमें महोबा के वीर आल्हा और उदल का शौर्य गाथा भी मैंने जो आपको बताया। ठीक है, आइए मैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं आल्हा और उदल की। देखिए ये मैंने आप लिए संभाल के रखा था, हो सकता है आपको, आप लोग एक बार अपने से देख लीजिएगा आल्हा उदल एक्चुअली इतना गहराई से क्यों क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश यूपी पीएससी है, तो यूपी से गहराई से क्वेश्चन पूछेगा ये। ये है आल्हा उदल। आवाज को थोड़ा तेज करते हैं। सन्मुख रहे, ठीक है, मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, ये आला उदल जो उत्तर नॉर्थ में है, ठीक है, ये आला उदल ये लोकगीत है।
जैसे उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या है, बिरहा, इस समय बहुत ज़्यादा वो है ना। तो इसी तरह आला उदल जो कि बुंदेलखंड की लोकगीत है। देखिए इस तरह गहराई से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आला के कई संस्करण हैं जिसमें से कुल 52 से 56 लड़ाइयाँ का वर्णन किया गया है। जो लोग प्रैक्टिकली यानी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छे से जानकारी होगी। इसे कहते हैं ना कि आपके क्षेत्र में जो ज़्यादा लोग जुड़ाव रहते हैं उनको ज़्यादा पता होगा अच्छे से। जैसे ये देखिए यहाँ लिखा है, जग नित के लोक कवि, ठीक है, कविता अलग खंड की लोकप्रियता देश भर में है। आप लोग एक बार जाके इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। आला और उदल, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से किस राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। ठीक है, यहाँ पे हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन। आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर अगर हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। ठीक है, यहाँ पे हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, थोड़ा सा एक बार वो कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली ये चलेगा तो आवाज़ हो सकता है रिपीट ना कर जाए, क्योंकि अभी यही प्रॉब्लम हुई थी कि आवाज़ डबल जाने लगी थी। चलिए माइंड में आ गया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राजाओं द्वारा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। ठीक है, हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन। ठीक है, इसमें गोपाल वाला और नंदीवर्मन ये दोनों शासन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। दैट्स वाई यहाँ पे 2 और 4 यानी 2 और 4 ये वाला ऑप्शन सही है। इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे गोपाल, ठीक है, गोपाल आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप संभाल के रखिए। ठीक है, अपने जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए गोपाल जो कि शासनकाल 750 से 770 ईस्वी में थे, बंगाल के पाल राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, पाल का अर्थ होता है रक्षक, जो जातिगत विचार को सुझाव नहीं देता। ठीक है, जिस समय अपने नाम के आगे पाल लगाते हैं तो जातिगत विचार को सुझाव देता है, पर इनका कहना है कि पाल का मतलब होता है रक्षक, वो किसी जातीय को विचार नहीं रखते थे। फिर दूसरे नंबर पे आता है नंदीवर्मन, जो 731 से 796 में पल्लव शासक थे। ठीक है, दक्षिण भारत के थे। आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गोपाल वंश, ठीक है, गोपाल वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, गोपाल वंश के संस्थापक थे, ये है गोपाल पाल प्रथम, ये यहाँ के संस्थापक थे पाल वंश के। ठीक है, आपको मैप में दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पालाज हैं, ठीक है, इधर राजकुटास है, ठीक है, यहाँ पे पांड्याज हैं, चोलाज हैं, चालुक्य हैं, यहाँ पे सभी ये मैप आपके सामने दिख रहा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बस ये जानने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। ठीक है, ये है क्वेश्चन है विदेशी यात्रियों से क्वेश्चन पूछा है। जो विदेशी यात्री हैं, ठीक है, विदेशी यात्री, भारत भ्रमण वर्ष, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। वो भी आपको इसका रटना है, यानी आपको रटना है कि ये जो आंसर है कब आए थे, कब से कब तक। ठीक है, जो फायान थे ये चीन के थे, ये 399 से 414 ईस्वी में, ये बिल्कुल सही है। फिर है वेंग सांग 629 से 645, ये भी सही है। इत्सिंग, ठीक है, ये 679 से, ये वही वाला गलत है, थर्ड वाला। ठीक है, सी ऑप्शन। इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, जो फाहियान हैं ये भारत की यात्रा शुरू की थी और ये कहाँ के थे, चीन के थे। ठीक है, ये गोबी के रेगिस्तान की यात्रा के और खेतान पहुँचे जहाँ पे बौद्ध मठ मिले। ठीक है, और लगभग 400 ईस्वी भारत पहुँचे, 411 तक रहा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करने वाली है। ठीक है, ये कहाँ और क्या बोला गया है,
ठीक है, इन्होंने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ, कई अन्य जगह पे इन्होंने दौर किया था। अब देखते हैं वेंगशांग का, वेंगशांग ये वाला, इसके नीचे वाला देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है इसके लिए जितने भी भारत में यात्री आए उन सभी को लिस्ट में लिखिए, और ये लिखना है कि कब आए, कब से कब आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, इस बात को आपको नोट करना है। तभी आप इस वाले ऑप्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तभी कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि की प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर बोला है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, केवल पहला सही है। एडिशन फॉर्मेशन देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया संत कबीर नगर जिले लहुरादे, ठीक है, लहुरादेव में प्राचीन तत्व निष्कर्षों से संकेत मिला है कि मध्य गंगा घाटी पहले किसान का घर रहा होगा। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, इस क्षेत्र में कई खुदाई स्थलों से कृषि का सबसे पुराना प्रमाण प्राप्त हुआ है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर क्या बोला गया है, ठीक है, जहाँ पुरातात्विदों की जंगली घास के साथ साथ खेती किए गए चावल के दानों से युक्त कार्बोनेटिक सामग्री का अवशेष मिला है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग आंसर। ठीक है, पूर्व मध्य और प्राचीन एशियाई देशों में के प्राचीन निवासी जौ और गेहूं पसंद करते थे, जबकि चीन चीनी चावल उगाते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, किस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी यानी 15वीं सदी ईस्वी में से 16वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों के निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसमें देखिए दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी, मतलब कि ईंटों से निर्मित भारत की प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। आइए देखते हैं कौन सी मंदिर है, आपको मैं अभी फोटो भी दिखाऊंगा, पहले फिगर दिखा देता हूँ उसके बाद। कहाँ गया मंदिर भाई, अभी मैंने सर्च किया था, ये है। ठीक है, ये भीतर गांव का एक मंदिर है जो कि ईंटों का बिल्कुल बना हुआ है, आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, ये स्टोन ईंट से बना हुआ है, आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, आप लोग एक बार सर्च करके देख सकते हैं अपने भी फ़ोन में, भीतर गांव। अगर आपको घूमने का मौका मिले आप लोग जरूर जाइएगा, ये कानपुर के भीतर गांव में है। आपके सामने ये बहुत सारे पिक्चर दिख रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, पर हमारा यहाँ केवल मेन पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व कराना और ये बताना है कि आखिर क्वेश्चन पूछा कहाँ से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए साइंस से क्वेश्चन पूछने लगा है। ठीक है, साइंस, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ। थोड़ा सा हम लोग इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, इन ए सितार विच टाइप ऑफ साउंड वेरिएशन आर प्रोड्यूस्ड, प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसवर्स, स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडनल, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ बोले गए एक सितार तरंग दो स्थिर बिंदुओं के बीच आगे और पीछे परिवर्तित होने वाली तरंगों की एक उच्च स्थिति की उत्पन्न होती है। हस्तक्षेप प्रभाव दोनों नोट्स उत्पन्न करता है, नोट्स यानी जो रिंग ये बजाने वाला होता है, जो हम लोग यहाँ फिंगर से करते हैं, इसी को बोलते हैं नोट्स। ठीक है, उत्पन्न करता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सितार एक संगीत वाद्य यंत्र है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें विभिन्न मोटाई के तार होते हैं, ये सभी जानते हैं। संगीतकार अवश्य ध्वनि तरंग करने के लिए सितारों को एक तरह से जोड़ा जाता है। ध्वनि यंत्र पर खींचे हुए कानों
कि कंपन परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। आइए हम लोग एक बार फोटो देख लेते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये है सितार, ठीक है, ये सितार है। इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, सभी लोग तो जानते ही होंगे, बस हमारा काम है थोड़ा एक्सप्लेन करना। ये सितार है, यहाँ पे हम लोग रिंग करते हैं, इसी को बजाते हैं, इसी नोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है एक, ठीक है, ये दो एक जैसे बल्ब किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। कोई दो बल्ब है, एक होता है सीरीज, ठीक है, यानी पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ बैटरी लगा देंगे या फिर जो भी हो, ठीक है। एक ये हो गया सीरीज की पैरेलल। हमें दोनों में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है। इससे हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपको बताना है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ने पे कि समांतर क्रम में जोड़ने पे। एक बार आपको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। ये है सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, ये बैटरी है, सेल्स है, यहाँ पे बल्ब में जोड़ा हूँ। और एक ये देखिए बैटरी है, यहाँ पे देखिए ये है, ये पैरेलल, ये समांतर क्रम में, ये पैरेलल सीरीज में है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा रोशनी देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका आंसर सही रहेगा उसको आंसर को मैं कमेंट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। यहाँ पे है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 35। मकड़ियों द्वारा उत्पादित मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, ठीक है। जो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है वो क्या कहलाता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर इज आर कॉल्ड, ठीक है। जो स्पाइडर सिल्क प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलती है स्पाइडर, ठीक है। तरस रेशम, गौर्मिक रेशम, गौस्मिर रेशम, मूंग रेशम, अहिंसा रेशम, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं फिगर में, क्योंकि हमारा माइंड जो है आपको पता ही है फिगर में सोचता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, ये हमारा गूगल है, गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं, ये है GASSO, ये है, ये क्या आ गया प्रोनाउंसिएशन, तो थोड़ा सा वो कर देते हैं, सिल्क। आइए हम मेरे मेन पर्पस से यहाँ पे देखते हैं किस तरह दिखता है। ये है जो मकड़ियाँ उत्पन्न करती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसका नाम क्या है। ये देखिए, इसके भी कपड़े बनते हैं। बस हमारा मेन पर्पस इसके नाम को जानना, गैसोमर सिल्क। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम प्रोटीन फाइबर है जो मकड़ी द्वारा काटा जाता है, ठीक है। इसे कौशिमिर के नाम से भी जाना जाता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रिया है, इसे गौशिमिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मकड़ियों द्वारा काटा प्रोटीन फाइबर है। इसकी इसकी मांग और अनुपलब्धता के कारण इसकी होली ग्रेस उपनाम भी हासिल किया गया है। देखिए होली ग्रेल। मकड़ी द्वारा उत्पादित रेशम, जिसे गौशिमिर भी कहा जाता है, मकड़ी द्वारा काटा गया प्रोटीन फाइबर है, ठीक। काता, गौशिमिर, गौशिमिर, आपको इसको याद करना है, किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 36।
निम्नलिखित में से किस युग्म सुमेलित है? ठीक है, चुकंदर चीनी, शहद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, कपास सेलुलोज, दूध लैक्टोज। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन सा सही होगा। जिसका आंसर सही होगा मैं कमेंट करूंगा, पिन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, हेल्प होगा। ठीक है, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर डेली अवेलेबल मिलता है सभी लोगों को। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके फ्री में अवेलेबल ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।